इस प्री टेस्ट डिस्कशन 1 उसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स पोर्शन है वो हम कल कर चुके हैं। आज जो हम पोर्शन करेंगे दैट इज एफएससी चैप्टर 1 एंड 2। तो चैप्टर 1 में हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजरेबल है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जस्ट लाइक इमोशंस विच आर नॉट मेजरेबल। इसके बाद हम क्वांटिटीज एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं और 7 बेस क्वांटिटीज के जो एसआई यूनिट्स है उसको हम देखते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स बेसिकली एमकेएस की ही अपग्रेडेशन है। एमकेएस से मुराद है मीटर फॉर द लेंथ, केजी फॉर द किलोग्राम एंड एस फॉर द सेकंड। इसी की तरह एक सिस्टम होता है जिसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं। सी आ जाएगा लेंथ सेंटीमीटर, ग्राम मैथ और टाइम के लिए सेकंड। तो सीजीएस में आपके लिए जो मोस्ट फेमस यूनिट है वो है फोर्स का यूनिट है डाइन और एनर्जी का यूनिट है अर्च। बाकी जो यूनिट्स हैं आपके वो एसआई के ही ज़्यादा फेमस है जो आप इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादा आपने इसमें डेप्थ पे नहीं जाना। पीपीएससी में आपको इतना वो नहीं डेप्थ में लेके जाएगा कि वो यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स बहुत तरह के हैं, शायद इतने हैं कि हम शायद सारे इकट्ठे भी ना कर सकें। तो इसके अलावा भी कई सिस्टम है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सीजीएस और एमकेएस। एमकेएस बेसिकली एसआई यूनिट्स ही हैं, उसी की अपग्रेडेशन एसआई है। सीजीएस में से सिर्फ आपको ये पता हो कि लेंथ के लिए सेंटीमीटर है, मैथ के लिए ग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है और फोर्स का जो है वो डाइन है और एनर्जी का अर्ज है। बाकी आपके लिए एसआई यूनिट्स काफ़ी हो। तो इसमें फिर हमारे पास जो यूनिट्स है रेडियन और स्टेरेडियन, उसकी डिस्कशन है। तो इसमें कुछ रिजल्ट्स में सिर्फ लिख रहा हूँ जो आपके इस्तेमाल हो सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल होता है 57.3 डिग्री। और अगर इधर से आप 1 डिग्री की तारीफ निकालें तो दैट इज 0.0175 रेडियन। रेडियन बेसिकली एंगल है जो कि एक आर्क बनाती है जब उसकी लेंथ दायरे के रदास के बराबर हो जाए, 2 डायमेंशन। स्टेरेडियन जो है इसको आप एस इज इक्वल आर थीटा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क दी जाए और रेडियस दिया जाए तो आप रेडियन निकाल सकते हैं एंगल। फिर है स्टेरेडियन विच इज अ 3 डायमेंशनल एंगल आल्सो नोन एज सॉलिड एंगल। इसका फॉर्मूला ये है जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसके जरिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपका सर्कल में रेडियंस कितने होते हैं 2 पाई और स्टेरेडियन कितने होते हैं 4 पाई। और ये फॉर्मूलाज ही इसकी डेरिवेशन है। अगर पूरे दायरे की बात की जाए तो दायरे की जो लेंथ है जिसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं वो होती है 2 पाई आर। वो इस नीचे वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 2 पाई। सो एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। अगर मैं स्टेरेडियन की बात करूं तो आपके पास जो एक सरफेस है उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब आप उसको आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सॉलिड एंगल आ जाएगा पूरे एक स्फीयर का वो 4 पाई आएगा। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि उसकी तारीफ से डिराइव किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन फार्मूला से आपको वो कोई भी पैरामीटर, अगर आपने प्रैक्टिस टेस्ट किया हो तो उसमें रेडियन और रेडियन के क्वेश्चन थे कि अगर आपको एक खास एरिया दिया जाए और एक आपको खास डायमीटर दिया जाए तो सॉलिड एंगल निकालें, तो डायमीटर से रेडियस निकाल के आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये बुक में फॉर्मूला नहीं है लेकिन तारीफ में मौजूद है स्टेरेडियन की, तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पीपीएससी एग्जाम। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मेजरमेंट बाज़ औक़ात बहुत छोटी होती है और बाज़ औक़ात बहुत बड़ी होती है। जैसे कि सी की वैल्यू है या इलेक्ट्रॉन का मास है, तो फिर हम उसको हल करने के लिए क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन है पावर्स ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन की नेक्स्ट फॉर्म है बेसिकली प्रीफिक्सेस, कि आप उन 10 की पावर्स को भी के लिए कोड्स यूज कर लें। दिस इज नोन एज मिनिएचराइजेशन, के आप चीज़ों को ईजी करके लिखें। तो हम ये आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पैकेज हम लेते हैं वो जीबीज में होता है, सो इस गैगा 10 की पावर 9। पिक्चर अगर आप, या एक सॉन्ग है उसका यूजुअली साइज एमबीज में होता है
तो दैट्स मेगा 10 की पावर 6। पेंसिल से अगर आप लेंथ मालूम कर रहे हैं तो दैट इज इन सेंटीमीटर, तो दैट्स 10 की पावर -2 इन द प्रीफिक्सेस टेबल। तो इस तरह ये आपके जो प्रीफिक्सेस हैं ये आपके बुक का हिस्सा है और वहां से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रीफिक्सेस है, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो 10 की पावर -10 होता है, एटम के साइज के कंपेरेबल या एक्सरेज के उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। दूसरा आपके पास बिट्स और बाइट का रिलेशन है। एक बिट में एक 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाता है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इट विल बी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक का टॉपिक है दैट्स अबाउट एरर। तो एरर बेसिकली क्या होता है कि आपका डिफरेंस है एक्यूरेटली नोन वैल्यू और मेजर्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू के दरमियान, और ये कई वजूहात से हो सकता है, जैसे कि ये शख्स हैं अपना वजन मेजर कर रहे हैं और अगर ये गलत वजन बता दे तो इट माइट काज एन हार्ट अटैक। तो लिहाजा एरर जो है वो बाद नुकसानदेह भी हो सकता है, यूजुअली नुकसानदेह हो। तो एरर को हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। हर एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई एक्यूरेसी प्रॉब्लम होती है। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप 100% एक्यूरेट यूजुअली नहीं लेते। कुछ ना कुछ लिमिट जरूर होती है। वो क्यों हो जाती है, उसकी दो वजूहात हैं। एक है इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला है जिससे आप तजर्बा कर रहे हैं, या जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका मेथड रॉन्ग है। तो इसकी बेस पे आपके एरर की दो टाइप्स बनती हैं। पहली है सिस्टमेटिक एरर, जैसे कि सिस्टम से वाज़ेह है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, एरर ड्यू टू एन इंस्ट्रूमेंट, और इसकी सबसे बड़ी फेमस एग्जांपल है जीरो एरर। जैसे कि ये मैंने तस्वीर में दिखाया, तो इसमें जीरो एरर होगा कि वो आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू दिखा रहा है असल वैल्यू से। एलिमिनेट करने का तरीका आसान है कि आप नया खरीद लें, या कोई अगर आपको एक्यूरेटली मालूम है तो उसको आप बैलेंस कर लें कि ये 2 kg अगर ज़्यादा बताता है तो जो भी उसे मेजर करे उसे बता दिया जाए कि भाई आपने असल वैल्यू से 2 kg माइनस करना है। और इसमें हमेशा सेम एरर आएगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो हर दफ़ा 2 kg का फ़र्क पड़ेगा अगर 2 kg एरर है। तो इसमें इस यानी जन रिपीट होगा सेम एरर। डिफरेंट कब होगा? जब रैंडम एरर आएगा। रैंडम ब्राउनियन का वर्ड आपने पढ़ा होगा। सो रैंडम इज कास्ट ड्यू टू अननोन रीजंस। वो जैसे कि आप जी की वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट आप सबने किया होगा, तो हर दफ़ा डिफरेंट आंसर आता है। वो क्यों आता है? वो कई वजूहात हो सकती हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ हो सकती है अराउंड द सन। उस वक्त टेम्परेचर क्या है? जब आपने पहले एक्सपेरिमेंट किया था सुबह टाइम किया, अब आप रात के टाइम कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस है। आप फ्रिक्शनलेस कितनी सरफेस है, पहले कितनी थी, पंखा चल रहा है कि नहीं। सो देयर आर मैनी काजेस जिनको हम इनकाउंटर नहीं कर सकते। सो वी जस्ट से के अननोन रीजंस। तरीका क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट 5 दफ़ा परफॉर्म कर लें, 3 दफ़ा कर लें। जितनी दफ़ा ज़्यादा करेंगे आपका आंसर असल वैल्यू के करीब आएगा। और रैंडम एरर में हर दफ़ा आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपका जो कोई फिक्स नहीं है ना। तो लिहाजा सिस्टमेटिक एरर में फिक्स एरर मिलेगा। अगर 2 kg है तो हर दफ़ा 2 kg होगा। यहाँ पे वेरी कर सकता है, कभी 2, कभी 1.5, कभी 2। जैसे जी की वैल्यू का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी मैं एक एग्जांपल भी देखूंगा, तो इट कैन वेरी। एक तीसरा एरर जो कि बुक्स में यूजुअली नहीं दिया जाता लेकिन इट इज देयर, सो जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, इट इज नोन एज पर्सनल और वन कैन से द ब्लंडर एरर। और वो क्यों होता है? वो अगर कोई शख्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे पता नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट कैसे इस्तेमाल करना है, या उसे वो तरीके से इस्तेमाल कर नहीं रहा, तो उस केस में फिर हम इसे कहते हैं, यूजुअली इसको हम रैंडम एरर में ही कंसीडर करते हैं। अगर कोई पर्सनल एरर है तो आप उसको सिस्टमैटिक एरर में नहीं लेंगे, उसको आप रैंडम एरर में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन इज अबाउट इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है इंस्ट्रूमेंट और एक है आपके पास मेजरमेंट। तो इसी की बेस पे हम डिफाइन करते हैं प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन का ताल्लुक है इंस्ट्रूमेंट के साथ और एक्यूरेसी का ताल्लुक है मेजरमेंट के साथ। इसको एक बड़े अच्छे अंदाज में ये OA लेवल्स की बुक में राइट अप किया हुआ है कि प्रिसीशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू वैल्यूज वेयर द एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। इसके लिए अभी हम एक छोटी सी मिसाल करते हैं, आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि इससे मुराद क्या है। ये मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ और इसमें जी की वैल्यू दी गई है। मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ
ताकि आप इसका आंसर दे सकें। तो ये है G इज इक्वल टू 9। मैंने 5 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, 5 दफ़ा रैंडम एरर को कवर करने के लिए, 9.1, 9.4, 9.9, 10.2, 10.3, और इसकी जो मैंने एवरेज वैल्यू निकाली, एवरेज तमाम को जमा किया, 5 पे तकसीम किया, तो ये आ गया। अब मुझे को ये बताया कि ये वैल्यू प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, दोनों है या दोनों ही नहीं है? एनीवन कैन आंसर? सर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। ठीक है, ये एक्यूरेट है क्योंकि असल आंसर 9 ये दोनों ही है। ओके, समझ से कि ये दोनों ही है, लेकिन उसमें आप ये देखेंगे कि इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है। ये देखें 9.1 से लेके ये 10.3 तक जा रहा है, तो आपकी जो एवरेज वैल्यू है उसके मुकाबले में ये स्प्रेड बहुत ज्यादा है। सो लिहाजा ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के करीब है। प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो स्प्रेड है, क्लोजनेस है, वो कम है। स्प्रेड ज्यादा है, क्लोजनेस कम। ओके, ये मैंने एक दोबारा एक्सपेरिमेंट किया जी का ही, और मेरी वैल्यू जो है वो करीब करीब है, लेकिन आंसर बहुत वियर्ड सा है, जो कि जाहिर बात है इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है या किसी मेजर कॉज की वजह से। तो इसमें क्या होगा? नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। प्रिसाइज क्योंकि वैल्यूज करीब हैं, नॉट एक्यूरेट क्योंकि आंसर आपकी असल ट्रू वैल्यू के नजदीक नहीं है। ओके, ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, वैल्यू भी करीब करीब है और आंसर भी आपका रेंज में है। तो इस केस में जी बहुत प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कितने आंसर देता है। सो इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम बेसिकली ऑल ए लेवल्स, लेकिन आप इजीली उसे मैनेज कर सकते हैं। कि इसमें आपने ये देखना है कि एक ग्राफ है जो कि ये शो कर रहा है, ये V जो है ये ट्रू वैल्यू को शो कर रही है, और ये जो ग्राफ आपकी वैल्यूज को बता रहा है, ये एवरेज है और ये वैल्यूज का स्प्रेड है। इसी तरह ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ये आपकी एवरेज है और ये स्प्रेड है। इसी तरह ये एवरेज है, ये ट्रू वैल्यू है और ये आपका स्प्रेड है। अब क्वेश्चन तो वह है कि बताएं कितनी प्रिसाइज है कितनी एक्यूरेट, लेकिन हम इसको सिंपल कर लेते हैं। सिर्फ ये बताएं कि एक्स वाली वैल्यू प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, दोनों है या दोनों ही नहीं है? ये सर एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। और वाई के लिए ये प्रिसाइज है एक्यूरेट लेकिन बट प्रिसाइज। ओके, प्रिसाइज लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और जो थर्ड है प्रिसाइज भी एक्यूरेट भी है। वो प्रिसाइज भी है क्योंकि एवरेज वैल्यू नजदीक तरीन है, और एक्यूरेट भी एक्यूरेट है क्योंकि ट्रू वैल्यू के नजदीक है एवरेज, और प्रिसाइज है क्योंकि स्प्रेड कम है। सो इसको अगर हम आंसर देना चाहें तो ये डी बनता है कि 2 and 2, लेकिन उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक ग्राफ से अगर एवरेज को हम देख रहे हैं तो सो इट्स अबाउट प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी इन अ सिंपल वर्ड्स। ओके, अनसर्टेनिटी जो हमारा एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि अगर जो मेजरमेंट में प्रॉब्लम है जिसे हम अनसर्टेनिटी कह रहे हैं, जो रहनी ही है, उसको हम किस तरह इनकाउंटर कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे मालूम कर सकते हैं। तो प्रिसीशन जिसे हमने कहा वो बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, और यूजुअली जो एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट होता है तो वो लीस्ट काउंट के बराबर होता है इंस्ट्रूमेंट के। जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ट्रू वैल्यू से मुराद है कि हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू पता है। किसी ने चैट में पूछा व्हाट इज मीन बाय ट्रू वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू से मीन कि जो हमें एक्यूरेटली नॉन वैल्यू मालूम है। जैसे कि मुझे पता है जी की वैल्यू 9.8 के राउंड अबाउट हो तो ठीक है, 9.77 है आई थिंक माउंट एवरेस्ट पे, 9.8 लेवल 8 लेते हैं हम सी लेवल पे, इसके दरमियान हम यूजुअली ले लेते हैं। तो ये ट्रू वैल्यू है, और मेजर्ड वैल्यू होगी जो कि हम खुद निकाल रहे हैं। ओके, तो इसमें देख भी सकते हैं कि इसका ताल्लुक सिर्फ लीस्ट काउंट से है, तो प्रिसीशन का ताल्लुक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से होगा, जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ताल्लुक मेजरमेंट से होगा, क्योंकि इसमें मेजरमेंट को हम इनकाउंटर कर रहे हैं और जाहिर बात है इंस्ट्रूमेंट से तो नहीं है। तो इसको हम एग्जांपल्स एक दी गई है कि अगर एल की वैल्यू 0.45 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो, यानी लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का 0.1 सेंटीमीटर है और जो मेजर वैल्यू है वो 0.45 है, तो आप इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली 0.1 होगी, और जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो आप होल करके निकाल सकते हैं।
बाकी इसमें वही जस्ट एक एग्जांपल है, इसमें ये 4 5 की जगह 5 भी हो सकता था, लेकिन जस्ट फॉर द केस ऑफ एग्जांपल के हमने कैलकुलेट कैसे करना है। और क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होगा पीपीएससी में, तो मोर और लेस ये बिल्कुल सिंपल सा केस आएगा। इसमें आपको पूरी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं कहेगा जैसे कि एफएससी की बुक में केस सेकंड में हुआ है। पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है पीपीएससी के लिए, मैंने उसी की स्क्रीनशॉट लगाई है आपकी बुक से, कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कम नहीं हो सकती, वो बढ़ेगी। डाउट जो है वो अगर इजाफा होगा तो वो कम होगा, वो कम नहीं हो सकता। तो लिहाजा अगर दो वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे x2 और x1 को माइनस किया जा रहा है पोजीशन निकालने के लिए, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उनकी ऐड होगी 0.1 प्लस 0.1 विच विल बी 0.2। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है और थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, जब आप फॉर्मूले में डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करता है, बाकी जितने भी केसेस हैं उसमें हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि एक माइक्रोमीटर के जरिए एक मेजरमेंट की गई है डायामीटर निकालने के लिए। फर्स्ट सिलेंडर का डायामीटर है 12.78 प्लस माइनस 0.2 और सेकंड का है 16.24 प्लस माइनस 0.3। तो हमें सिंपल ये बताना है कि अनसर्टेनिटी इन द डिफरेंस क्या होगी, कि जो आपने अनसर्टेनिटी बतानी है मेजरमेंट की बात इसमें उसने पूछी नहीं है, नाम करेंगे। सो क्या आंसर होगा इसका? 0.05। एग्जैक्टली 0.05, जो कि डी आंसर है इसका, वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और ऑल केसेस। ओके, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन जिसमें आपको एक क्वांटिटी दी गई है, उसकी मेजरमेंट दी गई है और उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी गई है, और आपने उस पर कुछ भी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी जाए तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पूछी जा सकती है। जैसे उसने क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछ लेते हैं कि लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो, तो किस तरह हम मालूम करेंगे? एनी गेस? लेट मी जस्ट अलाउ यू आंसर। ओके, यू कैन नाउ आंसर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x कैसे मालूम करें? फ्रॉम द फॉर्मूलाज वी हैड स्टडीड 2 बिफोर। divided by 100 multiplied by 19.5. जी, जस्ट फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो फॉर्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी PU, इट्स नॉट पंजाब यूनिवर्सिटी, इज इक्वल टू AU एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100, और हमें चाहिए AU और PU दिया गया है। तो ये फॉर्मूला रीशेप हो जाएगा, जस्ट वैल्यूज दर्ज कर देंगे और ये देख सकते हैं कि बगैर कैलकुलेटर के इसका आंसर आ गया। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी अ पार्ट ऑफ पीपीएससी। फिर इसमें वो क्या कहता है कि लेट्स सपोज फॉर्मूला ले लें हमसे डेंसिटी का, मैस और डेंसिटी का रिलेशन फॉर सम पर्टिकुलर केस, और इसमें से आप रो के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। उसके लिए आप फॉर्मूले को रीशेप करेंगे और सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, कांस्टेंट की कोई अहमियत नहीं रहती। तो ये इसकी फाइनल फॉर्म बनेगी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन M which is 2, then percentage uncertainty in H which is 4 from the above table, and then percentage uncertainty in X, और पावर आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, या दो दफा 5 लिख लें वो एक ही बात है। तो 2 into 5 तो 10 इन प्लस 4 प्लस 2 16%। तो ये आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है डेंसिटी के लिए। अब जो बुक में देखेंगे वो इसको कैलकुलेट करेगा किसी खास वैल्यू के लिए, लेकिन हमारा वो केस क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है तो लिहाजा वो इतनी डेप्थ में नहीं जाएगा। सो आपके लिए ये चीज सिर्फ बेसिक लेवल पे ही इसको कर लेने से काफी हो। ओके, सो इट्स अबाउट फर्स्ट चैप्टर। डिमेंशन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि उस पर काफी डिस्कशन है और काफी ग्रिप होती है। अगर फिर भी कुछ में प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में उस पर कर सकते हैं। चैप्टर 2 में से कुछ ये 3 बेसिकली क्वांटिटीज हैं जो कि थोड़ी सी ऑड वन आउट कह सकते हैं। तो इसमें कोई बताएगा कि करंट वेक्टर है या स्केलर, प्रेशर वेक्टर है या स्केलर, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर? करंट स्केलर, प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है। ओके, सो करंट स्केलर क्यों है? करंट की डायरेक्शन होती है। प्रेशर स्केलर क्यों है? प्रेशर का फॉर्मूला ही फोर्स पर यूनिट एरिया, दोनों वेक्टर्स हैं।
Anyone like to सर add? ये प्रेशर ये प्रेशर टेंसर क्वांटिटी नहीं है सर? कैलकुलस के रूल्स को फॉलो नहीं करते करंट और प्रेशर। Yes. Can someone repeat? मुझे आवाज नहीं। सर प्रेशर टेंसर क्वांटिटी नहीं है? सर करंट और प्रेशर जो है वेक्टर कैलकुलस के स्केलर और वेक्टर दोनों ही टेंसर होते हैं। यानी स्केलर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0, वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1। प्रेशर का तो रैंक सर 2 होता है। प्रेशर अगर 2 रैंक है तो उसका मतलब है ये स्केलर तो फिर ना हुआ ना, लेकिन तीनों ही प्रेशर वेक्टर्स हैं। यानी आप उसको आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक के तौर पे देख रहे हैं ना। हम तो एक सिंपलर बिल्कुल बेसिक सेंस में उसे स्टडी करना चाह रहे हैं। जी सर। तो करंट जस्ट ये कि आप का ये हेड टू टेल रूल बेसिकली जो बेसिक आर्गुमेंट दिया जाता है यूजुअली कि ये हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं करते, तो लिहाजा ये जो है ये स्केलर्स हैं, वेक्टर्स के लिए हेड टू टेल रूल फॉलो करना भी जरूरी है। इसको आप यूजुअली i = y1 + i2 और p = p1 + p2 लिख रहे होते हैं। बाकी एंगुलर वेलोसिटी स्केलर है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये थोड़े से ऑड वन आउट है। बाकी डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये सब सर हमें। लेकिन करंट में तो हम कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में हम डायरेक्शन तो देखते हैं। जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक सिंपल आर्गुमेंट दिया जाता है वो यही है कि हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं करते। वेक्टर की डेफिनेशन में डायरेक्शन के साथ हेड टू टेल रूल फॉलो करना भी जरूरी है। यानी जो कंप्लीट वेक्टर की डेफिनेशन, इसके अलावा कोई रीजन ऐड करना चाहे तो जरूर कर सकता है। यूजुअली हम यही रीजन ले या दे रहे होते हैं कि ये हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं करता। यानी करंट के लिए आपको आइडिया है कि आप जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जनरेट करते हैं तो हम i = y1 i + i2 लिख रहे होते हैं, उसमें कोई एंगुलर पार्ट नहीं ले रहे होते। ओके, हेड टू टेल रूल वाली बात यही कि रिजल्टेंट वेक्टर जब आप लेंगे तो आप जस्ट a + b नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई एंगुलर कंपोनेंट डालना पड़ेगा। तो ये एक रिजल्टेंट फॉर्मूला है जनरल, r² a² + b² + 2ab cos थीटा। प्रेशर भी हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं करता, सेम आंसर। तो इसमें डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। फॉर थीटा = 0 आपके पास r = a + b है विच इज मैक्सिमम रिजल्टेंट। हमारी जो बुक में थीटा 90 का जिक्र है विच इज नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और थीटा 180 के लिए a - b होगा विच इज मिनिमम रिजल्ट। तो इससे एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन एक जो यूजुअल क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि आपको एंगल ना दिया जाए, आपको दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड दे दी जाए और कहा जाए कि पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ आर गैस करें विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट एंगल। तो हाउ वुड यू आंसर दिस? सर फिर बन जाएगी ना, अगर हम ऐड करेंगे तो 7 बन जाता है और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सर 3 बन जाता है। तो Exactly. 7 और 3 के दरमियान में जो फोर्स आएगी 7 और 3 में रेंज देखेंगे जो कि 4 है, तो लिहाजा सी आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस नहीं है। बाकी इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनाए जा सकते हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए, मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए। 120 डिग्री वाला के मैग्नीट्यूड अगर सेम हो इंडिविजुअल और फाइनल भी हो तो क्या होगा। सो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। देन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक्स हैं जिसमें हम ग्रुप में भी काफ़ी इस पर डिस्कशन रही है। सो जस्ट मैं इसे क्विक ओवरव्यू ले रहा हूँ। मैं फॉर्मूलाज का आइडिया हो, इसमें हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है नहीं करता, यूनिट वेक्टर्स के बारे में, और अगर आपको वेक्टर्स दे दिए जाए और आपसे कोई चीज़ पूछी जाए रियल टाइम तो आप ये फाइनल फॉर्मूलाज लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी बुक का हिस्सा नहीं है लेकिन वो भी आ सकती हैं। सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्स और टार्क के बारे में है। और इक्विलिब्रियम की जो 3 टाइप्स हैं वो हैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी किस केस में मिनिमम है, किस केस में मैक्सिमम है। तो इस तरह के एमसीक्यू जो हैं वो यहाँ से वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, स्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसीलिए ये मोस्ट जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है। अनस्टेबल में मैक्सिमम है
और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसके ग्राफ्स भी पूछे जा सकते हैं, यानी इसको ग्राफ्स की शक्ल में भी वो पूछ सकते हैं। ओके, सो क्विक समरी जो अभी तक हमने चीजें देखी हैं या जो चीजें मैंने नहीं देखी लेकिन बुक का हिस्सा है और आप उससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं। सो इट्स फिजिकल क्वांटिटीज, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, 7 बेस क्वांटिटी, एसआई यूनिट, साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिमेंशन एनालिसिस, स्केलर वेक्टर्स कौन कौन से हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, टार्क का फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड टाइप्स। तो ये हमने जो अभी तक आपके 2 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन आएगा। ग्राफ्स वाला मैं बता नहीं रहा क्योंकि मैंने पेपर में क्वेश्चन देना है, सो उसको जरूर देखिएगा। लेकिन मैंने आइडिया दे दिया है कि उससे क्या मुराद है। वो जस्ट ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी आप गैस कर सकते हैं कि उसके केस में वाइस वर्सा होगा।